Hello, my dear student friends. Welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Free Biochem Gurukul. Dr. Tiwari from Biochem Gurukul. Dear students, आप एक स्ट्रेटजी जानते हैं। ये टॉपिक जनरल होते हैं वो तो हर कोई तैयार कर लेता है, लेकिन उसमें जो कुछ स्पेशल टॉपिक जो थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिकल टॉपिक्स होते हैं, उनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। और आप सब जानते हैं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी यही है। जो टॉपिक सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए, बट ऐसे टॉपिक होते हैं जो सबको नहीं आते हैं, जो थोड़े मैथमेटिकल होते हैं, थोड़े होते हैं, टेक्निकल होते हैं, उन पर कमांड करने पे ही हमारा सिलेक्शन होता है। एक टॉपिक है आपका फ्रेंड्स, आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन आप जानते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये सब लोग जानते हैं। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप की बातें आपको हम बताने वाले हैं, जहां से मेरे कुछ मिनट के क्लास में से किसी भी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी। और आप लेक्चर के बाद अपने पिछले साल के क्वेश्चन देख लीजिए। मित्रों, ऐसा होता है क्या? जानते हैं कि जब इंडिया का आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या कराया? तुम्हें क्रॉस कराया जाता है। क्रॉसेज वगैरह क्या होती है, सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉस असल में कराने के लिए हमको गैमेट चाहिए होता है। आप सब लोग जानते हैं क्रॉस कराने के लिए गैमेट चाहिए होता है। तो गैमेट जो है कैसे बनाए जाते हैं, उनका नंबर कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें आपको हम थोड़े बताने वाले हैं। बस एक टर्म हम सुन लेते हैं जरा सा। जीन और एलील क्या होता है? जीन पहले वर्ड लेते हैं हम लोग। तो जीन की अगर बुक डिफिनेशन आप देखें क्या मिलता है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ऐसा ऐसा देखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बुक डिफिनेशन तो आप पढ़िए, साथ में इस बात का ख्याल रखिए सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए जो आपके समझ में आ जाए, तो आप ढंग से खुद एक्सप्लेन कर सकें, तो आपको मेमोराइज ना करना पड़े, तो आपके समझ में आ जाए, इसको आप रियल में फील कर सकें, रियलाइज कर सकें, वो पढ़ाई होती है। जीन का सिंपल सा मतलब होता है, सब लोग डीएनए आरएनए जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सिंपल से डीएनए के टुकड़े को हम लोग जीन कहते हैं। सामान्य भाषा में एक लाइन में याद रखिएगा, क्या होता है? सिंपली सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, और समटाइम आरएनए होता है। आप जानते हैं आरएनए वहां पर होगा जहां पर डीएनए नहीं पाया जाता है। और एक केस आप जानते हैं किसकी होती है? वायरसेस की होती है। सिंपली आप कह सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है, लेकिन थोड़ा सा कुछ शर्तों के साथ। जैसे कह दिया जाए आपसे ड्राइवर क्या होता है, तो आप कहेंगे एक आदमी होता है। टीचर क्या होता है? एक आदमी होता है। सोल्जर क्या होता है? एक आदमी होता है। सब सही है, लेकिन आप जानते हैं अगर उनको स्पेसिफाई करना हो तो आप उनके प्रोफेशन के साथ बताइए, के कैरेक्टर के साथ बताइए। तो ऐसे क्या करना है कि जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो कम से कम एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कह सकते हैं क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ये बात तो सब याद रखिएगा। ऑफ और इसका कैरेक्टर क्या है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट वन कैरेक्टर। ये बात याद रखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक और डिफिनेशन और निकलती है, वो कहां से आती है? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, आप सब लोगों ने पढ़ा है, वहां से भी है। वन जीन वन एंजाइम, यहां से भी जीन और डिफिनेशन है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए which can regulate the synthesis of at least one enzyme। यानी जीन क्या होता है? इतनी बात याद रखिए, जीन डीएनए का टुकड़ा होता है, जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। उसमें दो लक्षण आप बता दीजिए। पहला लक्षण क्या है? कम से कम एक लक्षण ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रेगुलेट करता हो, अथवा एक और बात कर सकते हैं, कम से कम एक एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता हो। ये दो बातें आप ढंग से याद रखिएगा, बात को आप फील करेंगे, रियलाइज करेंगे, रटने को नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि कठिन से कठिन टॉपिक में प्रयास करूंगा कि आपका सब कुछ क्लियर हो, हमारी बताई गई बातों का फील कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, बहुत रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जीन सिंपली क्या हुआ? एक डीएनए का टुकड़ा हुआ। उस टुकड़े की विशेषता क्या है? विशेषता है तो कम एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, अथवा आप कह सकते हैं तो कम से कम एक एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है। ये जीन की वास्तविक। ठीक, आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए। चलिए इसके बाद हम करते हैं, वर्ड जो हम लोग बार बार यूज करेंगे वो वर्ड हमारा है एलील।
अगला जो वर्ड है तो हमको जानना जो है एलील। असल में एलील जो वर्ड है का फुल फॉर्म होता है एलीलोमार्फ। एलील का फुल फॉर्म होता है एलीलोमार्फ। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड एंड इट्स अपोजिट होता है ना, शब्द उसके विलोम होते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हर कैरेक्टर के, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक हम इन 2-3 बातों पे ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात हम ध्यान रखेंगे कि एक जीन के केवल 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। ध्यान दीजिए, आगे चल करके ध्यान दीजिए, हम आगे चल करके मल्टीपल एलिज्म की भी बात करेंगे, लेकिन वो बात मेंडेलियन में नहीं होती। जब तक हम मेंडेलियन पढ़ेंगे तब तक हम क्या मान के चलेंगे, एक जीन के केवल 2 ही फॉर्म होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, एक कैरेक्टर के भी केवल 2 ही फॉर्म होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पी प्लांट के 7 कैरेक्टर आप स्टडी करते हैं, याद करते हैं, तो याद रखिए उसमें से हर कैरेक्टर के 2 ही फॉर्म बताए गए हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और एक रिसेसिव फॉर्म। याद करिए, प्लांट की हाइट में 2 फॉर्म है, कौन कौन से, टॉल एंड ड्वार्फ। डार्क कलर में कौन फॉर्म है, 2 ही फॉर्म वहां पर भी हैं, एक है आपका पर्पल और एक आपका होता है व्हाइट। कुछ बुक्स में व्हाइट एंड रेड दिया हुआ है। ऐसे आपने पढ़ा कि पार्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो आप करते हैं या तो ग्रीन अथवा येलो। मतलब हर कैरेक्टर के 2 ही फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा, जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये बात हम मान के चलेंगे कि हर कैरेक्टर केवल 2 ही फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार हर जीन के भी केवल 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। बस डेफिनेशन है क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। बात छोटी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम फॉर्म ऑफ सेम जीन। और अल्टरनेटिव का मतलब है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अल्टरनेटिव का मतलब है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब इनको लिखते कैसे याद रखिएगा, तो देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा जो कैरेक्टर है, मान लीजिए कैरेक्टर हमारा है प्लांट हाइट। हमारा है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में याद करिए, आपने पढ़ा था 2 फॉर्म पढ़ा था। प्लांट हाइट में आप जानते हो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो टाल होता है, सबको याद है, तो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। और इसी प्रकार से आप जानते हो रिसेसिव फॉर्म होता है ड्वार्फ। ये हो गया ड्वार्फ। अब देखिए, जो इंटरनेशनल नॉर्म है वो ये है, रिसेसिव फॉर्म का पहला लेटर लिया जाए, मतलब हमको प्लांट हाइट को डी से लिखना चाहिए। सारे इंडियन ऑथर्स ने टी से लिखा है, यहाँ पे टी से ही लिखने, एक इंडियन है तो टी से लिखेंगे। अब देखिए करें क्या, इसका मतलब क्या, नोटेशन कैसे सिलेक्ट होगा कि आपका जो करेक्टर है, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक आपका डोमिनेंट फॉर्म है टाल, एक रिसेसिव फॉर्म है ड्वार्फ। इन्हीं में से टाल का रहेगा, यानी जीन को हम लोग क्या लिखेंगे, से लिखेंगे। याद रखिएगा, हम इस जीन को यहाँ पर टी से ला रहे हैं। अब यहाँ पे प्लांट हाइट का जो जीन है, ध्यान दीजिएगा, प्लांट हाइट का जो जीन तो मैं किस कर रहा हूँ, हिंदी से लिखूंगा। अब टी आप जानते 2 तरीके से लिखा जाता है, एक होता है आपका कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। आप इसके 2 फॉर्म कर लीजिए, आप लिख देंगे कैपिटल टी से और एक को लिख देंगे आप से। इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि इस जीन टी क्या है, इन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्लांट हाइट। प्लांट के ऊंचाई को डिसाइड करने वाला जीन है टी। ठीक, अब उसके 2 फॉर्म हो गए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल। कैपिटल टी जो होता है ये हमारा हो गया डोमिनेंट और स्मॉल टी हमारा हो गया रिसेसिव। अगर हम साइंस की भाषा की बात करें तो इस कैपिटल टी नहीं कहा जाता है, अपर केस कहा जाता है। तो कैपिटल और स्मॉल नहीं बोला जाता, साइंस की भाषा में क्या है, कैपिटल को हम क्या कहते हैं अपर केस, और स्मॉल क्या बोलते हैं लोअर केस, ये बोला जाता है। अब देखिए, अब एलील की 2 डिफिनेशन मिल गई। पहला क्या, हर करेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने कहा करेक्टर आपका प्लांट का 2 फॉर्म हो गए, फॉर्म टॉल, फॉर्म ड्वार्फ। ठीक, इसी प्रकार से हर जीन 2 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म हो गए कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही जो 2 फॉर्म होते हैं, इसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, वही कहलाते हैं ईल। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का एलील है और स्मॉल टी का एलील है।
कैरेक्टर की बात करें तो टॉल जो है वो ड्वार्फ का एलील है, और जो है टॉल का एलील है। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ। आई होप कि मेरी बात आप, हर जीन के दो फॉर्म होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव फॉर्म। इन्हीं को अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन कहा जाता है, एलील कहा जाता है। जैसे कैपिटल ए का एलील कौन है? स्मॉल ए। स्मॉल ए का कौन है? कैपिटल ए। कैपिटल आर का कौन है? स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन है? कैपिटल आर। इस तरह से आप ये बात याद रखें। अब देखिए, दूसरी बात जो हमको जानना चाहिए, इसके बिना आप जेनेटिक्स पढ़ सकते हो, क्या है? जो एलील्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? एलीलिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी। अब देखिए, कॉम्बिनेशन में हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड का मतलब होता है कि उनके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, सब लोग जानते हैं। जैसे पी प्लांट की बात हम करें, मेंडल ने उसी पे काम किया था, तो वो भी कैसा हमारा डिप्लॉयड प्लांट है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड का मतलब क्रोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, तुम उसके जोड़े में होते हैं। और आप सब लोग जानते हैं, हर पेयर का एक जो क्रोमोसोम आता है, आप जानते हैं, तो मेल पेरेंट से आता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे हम पैटर्नल, है ना। काम कहाँ से? मेल पेरेंट। मेल पेरेंट है। और दूसरा आप जानते हैं क्रोमोसोम होता है हर पेयर कहाँ से आता है? वो आता है अपने फीमेल पेरेंट से, मतलब मदर साइड से, पैटर्नल हो गया। आता है ये फीमेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट आता है। एक बात आप सब जानते हैं कि जब क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, याद रखिएगा, तो आप जरा जानिए आप लोग, क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम बना है डीएनए, आरएनए और प्लस कुछ टाइप की प्रोटीन से बना है। का मतलब जो है, अगर क्रोमोसोम पेयर है तो इसके अंदर जीन्स भी पेयर में होंगे, ठीक ना। अगर क्रोमोसोम पेयर में है, जीन पेयर में होंगे, एलील पेयर में होंगे। का मतलब क्या हुआ कि अगर क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते होंगे। अब देखिए, पेयर में क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पेयर में हो सकता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं प्लांट हाइट वाला ही ले रहा हूं, प्लांट हाइट का ही एलील ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है मेल और फीमेल दोनों ही है, 3 फॉर टॉल प्लांट हाइट आए, मतलब कैपिटल टी आए। हो सकता है कि पेयर के दोनों एलील कैसे हों? डोमिनेंट वाले हों। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? अगली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि दोनों ही पेरेंट से रिसेसिव, मतलब कि ड्वार्फ हाइट वाले आए। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है कि किसी एक पेरेंट से डोमिनेंट वाले एलील आ जाए और किसी एक पेरेंट से रिसेसिव वाला आ जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, 3 तरह के एलीलिक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें देखिए, तो ऊपर के दो हमने दिखाए हैं आपको, देखिए ऐसा, ऊपर के दोनों, ये दोनों क्या देख रहे हैं कि पेयर के दोनों एलील क्या है? सेम है, कैपिटल टी या स्मॉल सेम है। जब पेयर के दोनों एलील सेम होते हैं, इसे कहते हैं होमोजाइगस रिलेशन। की हिंदी बड़ी अच्छी है, हिंदी से कहते हैं समयुग्मजी। असम का मतलब सब जानते हैं, समान, जोड़ा। हिंदी है समयुग्मजी, जोड़े के दोनों समान होते, या तो दोनों के दोनों कैपिटल या दोनों के दोनों रिसेसिव। हिंदी में कहते हैं समयुग्मजी, और अंग्रेजी होमोजाइगस। होमोजाइगस का ऑफ एलाइन, होमोजाइगस कहेंगे समयुग्मजी, युग्म के जोड़े के दोनों समान हो। लेकिन जरा इसमें आइए, कैपिटल टी याद रहे, इसको हिंदी में कहते हैं विषम युग्मजी। विषम मतलब होता है असमान, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो अगर जोड़े के दोनों एलील कैसे हो? असमान हो, एक कैपिटल एक स्मॉल आ गया हो, एक डोमिनेंट रिसेसिव हो, है, और अंग्रेजी कहते हैं हेटेरो, कहते हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए तो बस कुछ सेकंड हमारे, हम आप समझ लेने जा रहे हैं, और उस कुछ सेकंड में आपका हम एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। खाली होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा साहब। अगर जोड़े के दोनों एक जैसे हैं, बस, और अगर डिफरेंट हैं तो
क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आपका आएगा, कोई किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दे दिया जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विद दिस टाइप, यानी किसी प्राणी का जीनोटाइप दिया जाएगा, वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा आपसे पूछा जाएगा। देखिए मेरा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, बड़ा सा लिख लिया। अब इसी को लेके लोग डर जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा गैमेट कैसे बनाएं, की संख्या कैसे निकालें? बहुत आसान है, इसमें तो साइंस भी नहीं लगाना है। क्या करना है आपको? साइंस तो हमारा ये है कि अगर पेयर के दोनों लेटर सेम है तो इसे कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस की आप वन याद रखिए, और हेट्रोजाइगस अगर है लेकिन स्मॉल हो जाती है। तो होमो हेट्रो अगर ना भी याद रहे, सिंपल से लेमैन की बात करिए, पेयर में अगर एक ही तरह का लेटर है हम होमोजाइगस कहते हैं, वन हो गई। और पेयर में अगर दो तरह के लेटर हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो हो गई। तो होमोजाइगस की वन, हेट्रोजाइगस की वैल्यू टू, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और दो का गुणा करना हम सब जानते ही जानते, बस सबको यहाँ है वन, ये भी होमोजाइगस है वन, ये भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, यानी कि अगर पेयर के दोनों लेटर एक जैसे हैं तो इसे होमोजाइगस कहते हैं, न्यूमेरिकल एक होती है। और अगर पेयर के दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। होमो हेट्रो भूल जाए कोई बात नहीं, अगर पेयर के दो लेटर एक जैसे हैं और दो तरह के तो दो हो जाएगी, सबका गुणा कर दीजिए, वन इन वन तो आता ही है, ये हो जाएगा। हाँ, तो आपका जीनोटाइप है वो केवल चार तरह के गैमेट, ठीक ना। इस तरह से आप देखेंगे किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, फ्रेंटली पूछा गया है, किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिखा रहेगा, फिनोटाइप लिखा रहेगा, उसके द्वारा बनाए गए गैमेट की संख्या पूछेगा, तो फट से आप देख रहे हैं सब सेकंडों का काम है, यहाँ पे आप बता सकते हैं। आज मैं क्लास अपने यहीं पे रोकूंगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात पहुंचाएं। ऐसे ट्रिकी हम कठिन बात आपके सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड